गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल दैट इज फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फ्लक्स, वो भी आपके ओपन सरफेसेस के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेसेस, ऐसे सरफेसेस जो अपने आप में क्लोज सरफेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्यूब, आपका स्फीयर, तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज सरफेसेस हो सकते हैं। तो हम उनकी स्टडी करने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं। लेट अस सपोज क्यूब ले लेते हैं। दिस इज योर क्यूब, दिस इज योर क्यूब। अब बच्चों एज्यूम करते हैं, इतनी बात तो समझ में आ रही है। दिस इज द क्यूब ऑफ साइड ए, जिसकी साइड लेंथ कितनी है? ए यूनिट है। इसमें फ्लक्स, लेट अस सपोज एक्स एक्सिस में फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसका नाम हम ई दे देते हैं। चलिए ओके, चलिए एक काम करते हैं, लेट अस सपोज बोल देते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं इसको। हम केवल अभी समझने के लिए एक्स एक्सिस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को डील कर रहे हैं, तो बोल देते हैं लेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो केवल एक्स डायरेक्शन में है। इसको दिखाने के लिए मैंने एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैंने आई कैप यूज कर लिया, या आप इसको ई नॉट आई कैप बोल दीजिए। तो दिस इज ई नॉट आई कैप। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे एक बात आती है, फ्लक्स का रिलेशन आप लोगों को पता है, इंटीग्रल फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी ए। इंटीग्रल ई डी ए, इंटीग्रल ई डी ए मीन्स आपको एरिया लेनी है। एरिया लेनी है तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब एरिया का डायरेक्शन आप कैसे लेंगे? तो एज ए स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। वो क्या? वो ये कि यहाँ पे नोट करके लिख रहा हूं, नोट एरिया का जो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर, एरिया जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या है? ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल आउटवर्ड्स, नॉट इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स। ये स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना है। क्या है यहाँ पे डायरेक्शन? वरना क्या, एक सरफेस की दो डायरेक्शन होती हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसका नॉर्मल ये भी होता है, इसका नॉर्मल ये, यानी दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। बट एज ए स्टैंडर्ड क्लोज सरफेस जब भी आप बात करें तो आपको नॉर्मल कैसे दिखाना है? आउटवर्ड। लेट अस सपोज अगर मैं इस सरफेस की बात करूं, ये वाले सरफेस की, तो आउटवर्ड दिखाऊंगा, इनवर्ड नहीं। तो यही लिखा है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड्स। इज इट क्लियर? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज ई नॉट, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आ रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से पास भी हो रही होगी, ई नॉट। अब इस दो सरफेस की ही बात हो रही है। क्यों हो रही है? केवल एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली इन एक्स डायरेक्शन। वाई की तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, जेड की बात करने की भी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, तो यहाँ पे केवल हम एक्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे इस सरफेस में, कौन से सरफेस में? इस सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस सरफेस की एरिया का डायरेक्शन कहाँ है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ है? एरिया जो है इस सरफेस की, जो कि क्या है? ए स्क्वायर एरिया है, वो भी तो थोड़ा सा साइड में दिखा रहा हूं, उसका डायरेक्शन भी तो इसी डायरेक्शन में है। और मैग्नीट्यूड कितना है? एरिया ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब ऑफ साइड ए। इज इट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे एरिया, सरफेस की एरिया का डायरेक्शन क्या है? यहाँ पे सरफेस की एरिया का डायरेक्शन क्या है? बता दीजिए। दिस इज क्या होगा? अभी बताया था आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल तो होगा, वो भी आउटवर्ड आपको दिखाना है। क्लोज सरफेस के केस में सरफेस के आउटवर्ड आपको दिखाना है। तो आउटवर्ड कहाँ होता है? आउटवर्ड आपका इधर ही होता है, तो मैंने इधर दिखा दिया, a इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे फ्लक्स, यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स लिखूं, इस केस के लिए अगर मैं फ्लक्स लिखूं, फ्लक्स
लिखूं यहाँ पे, क्या होता है ईडीए का इंटीग्रेशन, ईडीए का इंटीग्रेशन तो कितना आ गया ई ए स्क्वायर, वो भी एक ई इधर है ए इधर है यानी माइनस ई ए स्क्वायर माइनस ई नॉट इंटू ए स्क्वायर। काफी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया, ऐसे भी समझ सकते हैं ए क्या है ई डॉट डी ए का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ ई ए, इंटीग्रेशन ऑफ ई ए डॉट प्रोडक्ट लगाया तो मॉड ए कॉस थीटा, दोनों के बीच में ये इधर यानी एंगल 180, कॉस 180 कितना होता है -1, कॉस 180 -1 होता है तो आपका घूम फिर के क्या आ गया ई ए स्क्वायर विथ कॉस 180 मतलब -1। इज इट क्लियर? चलिए सिमिलरली अगर मैं यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, सॉरी यहाँ के फ्लक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ का फ्लक्स कितना हो जाएगा ई नॉट ए स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एंगल 0 तो कॉस 0 1, ये कॉस वॉस क्या चल रहा है, काफी स्टूडेंट को तो समझ ही नहीं आ रहा है। आइए देखिए फ्लक्स क्या होता है आपका, फ्लक्स होता है ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेट करके क्या आ गया आपका ई ए, अभी डॉट प्रोडक्ट है तो इसको क्या लिख सकते हैं मॉड ए कॉस थीटा लिख सकते हैं या नहीं, तो वही चल रहा है वही अप्लाई कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, इतना अंदर गया इतना बाहर आया, तो आपको नेट फ्लक्स मीन्स दोनों को ऐड कर दोगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो नेट फ्लक्स कितना आ गया, देयरफॉर नेट फ्लक्स इक्वल्स टू कितना आ चुका है 0। क्या ये आना चाहिए था? जी हाँ बिल्कुल, क्यों, आपको कैलकुलेशन से मैं मैथमेटिकली आपको बता चुका हूँ यही आना भी चाहिए था। द रीजन बीइंग जितना लाइंस अंदर गई जितना फ्लक्स अंदर गया उतना ही तो बाहर आया, तो अंदर कितना बचा, अंदर कुछ भी नहीं बचा। फ्लक्स किसको डिनोट करता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। याद कीजिए डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स क्या था, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे अंदर जितनी लाइंस अंदर गई जितना फ्लक्स अंदर गया उतना बाहर निकल गया, तो अंदर कुछ भी नहीं बचा, यानी अंदर कोई भी एनर्जी नहीं बची। इज इट क्लियर? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो ये क्लोज सरफेस में इस केस में नेट फ्लक्स आपका 0 हो चुका है, मींस नेट एनर्जी इनसाइड द क्यूब इज 0। लिख लीजिए देयरफॉर नेट एनर्जी inside the cube कितनी है, is 0। इज इट क्लियर? श्योर? चलिए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 आइए इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। चलिए दिस इज एरिया कितनी है आप लोगों को पता है, एरिया सेम है यानी वही क्यूब कंसिडर कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दिस इज द एरिया। चलिए मॉडिफिकेशन क्या कर रहे हैं, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। उसी फिगर को मैंने एक्सटेंड कर दिया, पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ इसमें। अब यहाँ पे आपको उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दी थी, केवल x डायरेक्शन में। अभी भी आपको जो नेक्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू अभी भी x के टर्म में यानी आई कैप के टर्म में दिया हुआ है ई नॉट आई कैप, बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, वो क्या, ई नॉट एक्स आई कैप। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में है मैग्नीट्यूड ई नॉट एक्स, यानी क्वेश्चन डिफरेंट हो चुका है। 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, खुद को करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हिंट मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स यानी जितना दूर पहुँचेगा उतना ज़्यादा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, जितना दूर पहुंचेगा मैग्नीट्यूड बढ़ गया, जितना पीछे होगा उतना मैग्नीट्यूड कम रहेगा। नाउ
क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू, फाइंड सेम क्वेश्चन है, नेट फ्लक्स बताना है, फाइंड फ्लक्स, फाइंड नेट फ्लक्स inside the cube, inside the cube। चलिए आइए समझते हैं कैसे करेंगे। एक बात बताइए, ए नॉट एक्स है, ए नॉट एक्स है। क्वेश्चन में आपको एडिशनल डेटा क्या दी है, उन्होंने दिया है कि ये जो क्यूब है आपका, क्यूब की जो यहाँ से लेके क्यूब की स्टार्टिंग तक के लेंथ है वो कितनी दी हुई है आपको, वो आपको दी हुई है। क्या आप ये फील कर पा रहे हैं फिगर को या नहीं कर पा रहे हैं? चलिए, ये जो यहाँ से लेके जहाँ तक क्यूब स्टार्ट हो रहा है, क्यूब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेफिनेटली ये ओरिजिन है इसका। तो ये जो है इसकी लेंथ उन्हें लेट सपोज एल दी हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इस सरफेस की अगर मैं बात करूँ, ये पहला सरफेस जहाँ से एल लेंथ पे जो सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई नॉट इंटू एल, यही हो जाएगी। तो पहले वाले केस में ई नॉट थी, इस वाले केस में क्या हो जाएगी, ई नॉट इंटू ये तो एल, ई नॉट इंटू एल हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया इधर, एरिया वेक्टर इधर, यानी माइनस क्या आ जाएगा, माइनस के साथ ई एल ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए, ये नेगेटिव आपका आ चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इस सरफेस की डिस्टेंस एल डिस्टेंस, तो यहाँ तक प्लस ए डिस्टेंस, क्यूब की लेंथ भी उसे कवर करनी पड़ी। तो यहाँ से लेके इस सरफेस तक पहुँचने में लेंथ कितनी है, एल प्लस ए। तो यहाँ पे डाल दीजिए एक्स की जगह एल प्लस ए, तो कितना आ गया, ई नॉट एल प्लस ए। तो यहाँ पे अगर इस सरफेस के लिए मैं फ्लक्स लिखूँ तो फ्लक्स इस सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, ई नॉट एल प्लस ए इंटू क्या होता है, एरिया डी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये आ गया ई नॉट, क्या आ गया ये, ई नॉट एल ए स्क्वायर प्लस ई नॉट ए क्यूब। और यहाँ क्या आया था आपको पता है। अब एक बात बताइए, इसको ऑब्जर्व कीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, दिस प्लस दिस, इसको वन सरफेस मान लीजिए, दिस इज फाई वन, इसको सेकेंड सरफेस मान लीजिए, दिस इज फाई टू। तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, देयरफॉर नेट फ्लक्स फाई नेट कितना हो चुका है आपका, फाई वन प्लस फाई टू, दोनों को ऐड कर लीजिए, दिस टर्म इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, तो इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या, ई नॉट ए क्यूब। तो फाई नेट मतलब क्या आया आपका, ई नॉट ए क्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ से आप कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं, इस प्रॉब्लम से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, सोचिए। कंक्लूजन ये निकल रहा है, ये जो L था इंडिपेंडेंट ऑफ L, क्या इस एक्सप्रेशन में नेट जो फ्लक्स है, नेट फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को। तो नेट एनर्जी इनसाइड द क्यूब कितनी है, ई नॉट ए क्यूब। क्या ये कितने दूरी पे रखा था, डिपेंड करता है एल पे, कितनी दूरी पे रखा था इस पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। यानी ये रेफरेंस प्लेन पे डिपेंड नहीं करता है। ये जो आपने रेफरेंस लिया कितनी दूरी से आ रहा है, कोई रेफरेंस जो माना है, इस रेफरेंस से एल दूरी पे रखा हुआ है, यहाँ से एल रखा 100 मीटर 200 300, क्या फ़र्क पड़ता है जब नेट फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। अभी इंडिपेंडेंट आ क्यों रहा है, क्योंकि ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, एल इसमें भी आ रहा है, एल इसमें भी आ रहा है। अभी दोनों में एल क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई नॉट एक्स, ये एल के लिए निकालेंगे, एल लेंथ पे एल आएगा, उसके बाद एल प्लस ए पे निकालेंगे, यानी अगेन ए क्या आएगा, घूम फिर के एल तो कैंसिल हो जाएंगे। यानी कहाँ से जो एल ले रहे हैं आप, रेफरेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है। यानी अगली बार आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिलती है इस टाइप की, तो आपको ये एल से कंफ्यूज नहीं होना है, एल को भूल जाइए। आपको पता है एल कैंसिल हो जाते हैं, उसके आगे प्रॉब्लम प्रोसीड कर जाइए, विद इन सेकेंड आपका आंसर आना चाहिए। चलिए प्रॉब्लम भी आपको देता हूँ, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग कर पाते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला,
implies independent of L के इंडिपेंडेंट है, यानी रेफरेंस प्लेन के इंडिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? श्योर। आइए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 3 जो आप नेक्स्ट मैं देने जा रहा हूँ वो आप लोग करेंगे, क्योंकि इतने कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। विद इन 30 सेकेंड आप लोगों का आंसर भी आ जाना चाहिए। कमेंट में तुरंत भेजिएगा अपने अपने आंसर। चलिए, ये एक्सप्रेशन याद रखिए, नेट अगर ये फंक्शन है देन दिस एक्सप्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एल। इज इट क्लियर? चलिए अब मैं रब करने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3 अब एक्स वाई तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार तो आप लोग हो चुके हैं। रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसको एक्स वाई एक्सेस को सबको रब कर दीजिए। इज इट क्लियर? चलिए आइए, मॉडिफिकेशन क्या किया जा रहा है क्वेश्चन में। अब क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन, एग्जाम्पल नंबर 3 मॉडिफिकेशन ये है। अब जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। E इक्वल्स टू E नॉट एक्स आई प्लस, अब y कंपोनेंट भी ले लेते हैं, E नॉट वाई जे। सेम क्वेश्चन, फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब। बहुत बढ़िया, कोई नहीं बता रहा। चलिए आइए मैं बताता हूं। यहां पे अभी आपने सॉल्व किया था ना, एक्स डायरेक्शन में नेट कितनी है इनसाइड, कितनी बची थी इनसाइड, इतनी थी। जितनी इनसाइड होगी वही निकलेगी, तो मान लेते हैं एक्स से कितनी निकल रही है, ए नॉट ए क्यूब। एक्स को जब सॉल्व करेंगे, सिमिलरली वाई कंपोनेंट को सॉल्व करेंगे तो वाई से कितनी निकलेगी, ई नॉट ए क्यूब। निकलेगी या नहीं निकलेगी? दोबारा बोल रहा हूँ, जब हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी तो जितना कैंसिल होना था, जितनी इन गई जितनी आउट गई, टोटल इन माइनस टोटल आउट, तो बची हुई कितनी थी। अब वो बची हुई अंदर है, पूरी चीज़ें भूल जाइए, बचा हुआ अंदर है। अब कोई चीज़ अंदर है तो उससे कितना निकल रहा है, इतना ही तो निकलेगा। समझ रहे हो? इनसाइड कितना है, ई नॉट ए क्यूब, तो वही तो थ्रू बाहर आएगा, इतना अंदर है। तो या बोल दीजिए इतना अंदर है, या बोल दीजिए इतना बाहर आ रहा है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सिमिलरली वाई में इतना, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, देयरफॉर नेट फ्लक्स कितना हो चुका है आपका, नेट आप लोगों का आ चुका है, दोनों को ऐड कर दीजिए, ई नॉट ए क्यूब प्लस ई नॉट कितना, ई नॉट ए क्यूब, मतलब क्या आ गया, ट्वाइस ए नॉट ए क्यूब। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया या नहीं? श्योर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये हमने ऐसे इस फॉर्मेट में दिया है, हमने इसको अलग सॉल्व कर दिया, इसको अलग। अगर आपके मन में ऐसा डाउट आ रहा है, यानी आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। चलिए फिर भी मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए। आइए इधर देखिए, दिस इज योर क्या है, मान लेते हैं मैं x यूनिट चला, 3 यूनिट x में चला। देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट लिखूँ, लेट अस सपोज 3,4 लिखूँ, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब मैं x में 3 यूनिट चला एंड y में 4 यूनिट चला, इस प्रकार फाइनल में कहाँ पहुँचा, 3,4 पे। ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर इसी को जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, आप बोलते हैं 3 यूनिट x में यानी 3i प्लस 4 यूनिट y में यानी 4j। बात समझ में आई है? तो ये क्या है, 3 x डायरेक्शन 4 y डायरेक्शन। तो हमने भी तो किया, ये 3 ये वाला पोर्शन x डायरेक्शन में सॉल्व कर दिया, ये वाला y डायरेक्शन में। तो नेट फ्लक्स क्या, नेट फ्लक्स का मतलब क्या है, इस क्यूब से कितना बाहर निकल रहा है, इस डायरेक्शन से, इस सारे से मान लीजिए, तो आपको तो कितना है, ये डायरेक्टली जोड़ेंगे ना,
बात समझ में आ रही है? अब इसको वेक्टरली सॉल्व मत कर लेना, वेक्टरली सॉल्व मत कर लेना। क्यों? क्योंकि अब काफी लोग कहेंगे इन दोनों को हमने वेक्टरली सॉल्व क्यों नहीं किया, रिजल्टेंट रूट 2 ई नॉट ए क्यूब क्यों नहीं आया, आपने डायरेक्ट अलजेब्रिकली ऐड क्यों कर दिया? अगर ये डाउट आ रहा है तो फिर से बच्चों आप लोग इसका मतलब मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए। द रीजन बीइंग, फ्लक्स क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर कैसे बोल सकते हैं माय डियर फ्रेंड? डॉट प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? एक वैल्यू, एक स्केलर क्वांटिटी आने जा रही है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इनको वेक्टर जब है ही नहीं तो वेक्टरली क्यों सॉल्व करेंगे? असल में आ रही है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, अलजेब्रिकली दोनों को आप ऐड करिए, आंसर निकालिए। श्योर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, आप लोग बताएंगे, आपके पास ये एक स्पेयर है, ये एक स्पेयर है, दिस इज द स्पेयर, ये स्पेयर है, यहाँ पे कोई चार्ज दूरी पे, कुछ दूरी पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। अब आपसे पूछा है तो चार्ज रखा है तो फील्ड लाइंस यानी फ्लक्स कितना क्रॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ऐसे फील्ड लाइंस जा रही होंगी, बहुत सारी जा रही होंगी। अब सारी दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो लेकिन कुछ दिखा देते हैं। आपसे पूछा जा रहा है तो नेट फ्लक्स इनसाइड दिस स्पेयर, नेट फ्लक्स बता दीजिए, पूछा जा रहा है। फाइंड नेट फ्लक्स इनसाइड द स्पेयर, जल्दी से आंसर बोल दीजिए, इनसाइड द स्पेयर। देखिए वैसे तो देखते ही समझ में आ रहा है, बता सकते हैं कितना, बताइए। चलिए देखिए, आइए देखिए, नेट फ्लक्स देखते ही समझ में आ रहा है कि फाई नेट इक्वल्स टू कितना होगा, 0 होगा। काफ़ी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए कैसे। ये देखिए ना यार, किसी भी एक लाइन को कंसिडर कर लीजिए, किसी भी एक लाइन को, जो मन है आपको। एक फील्ड लाइन सेंटर वाली को ले लीजिए, साइड वाली को ले लीजिए। चलिए साइड को लेते हैं, सेंटर आप खुद ही समझ जाएंगे। यहाँ पे ये सरफेस का नॉर्मल क्या है, यानी एरिया क्या होता है, इस पॉइंट पे, ये सरफेस पे, दिस इज द एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है? यहाँ पे दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एंड ये सरफेस का नॉर्मल क्या दिखाएगा, एरिया को दिखाएगा, दिस इज द एरिया का डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब एक बात बताइए, ये एंगल है एक्यूट में, छोटा एंगल है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर मैं फ्लक्स निकालूं तो इस केस के लिए फ्लक्स कितना आने जा रहा है, इस केस पे फ्लक्स आने जा रहा है आपका पॉजिटिव, चाहे तो आप निकाल लीजिए। इस केस पे एंगल है ऑब्ट्यूज मींस 90 डिग्री से ज़्यादा, तो यहाँ पे आपका क्या आने जा रहा है, फ्लक्स आने जा रहा है, क्या आपका फ्लक्स जो आने जा रहा है नेगेटिव आने जा रहा है। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेट कितना आ चुका है, 0। तो नेट कितना आ चुका है, देयरफॉर ये लिखा ही है, देयरफॉर नेट फ्लक्स इक्वल्स टू 0। ये तो आप ऐसे मैथमेटिकली, अदरवाइज भी आप समझ सकते हैं, ये रे जितनी अंदर गई उतनी ही तो ये बाहर निकल गई, तो क्या अंदर बचा क्या कुछ रिमेनिंग, नहीं। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसके लिए भी आप देख सकते हैं, यही वाली अंदर गई, यही वाली बाहर आ गई, तो अंदर बचा क्या, ऐसे समझ लीजिए। बात क्लियर हो रही है? तो यानी स्पेयर के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हो किसी भी पोजीशन में स्पेयर के बाहर, तो नेट फ्लक्स इनसाइड द स्पेयर क्या होगा आपका, 0। इज इट क्लियर? कोई डाउट? चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 अगेन वेरी सिमिलर, फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द स्पेयर। अब आप लोग कहेंगे अभी तो क्या था, अभी जो क्वेश्चन क्या था उसमें आपका जो चार्ज था आउटसाइड था, आपके चार्ज एट द सेंटर, Q एट सेंटर, आपके जो चार्ज है आपका आपने सेंटर पे रखा हुआ है। आइए समझते हैं, दिस इज द स्पेयर, ये आपका स्पेयर है,
चार्ज कैपिटल Q एट द सेंटर। इसके कारण फ्लक्स पूछा जा रहा है, तो डेफिनेटली चारों ओर से निकल रही होंगी। क्या निकल रही होंगी? इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनको आप क्या बोलते हैं? फ्लक्स भी बोलते हैं। आइए समझिए। चलिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स निकालना है तो आपको बेसिक डेफिनेशन पता है फ्लक्स निकालने की। फ्लक्स कैसे निकालते हैं आप? E डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, यही बेसिक डेफिनेशन है फ्लक्स निकालने की। तो आइए निकालिए। E इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीयर, ये सब करवाया था, याद कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्फीयर कितना होता था? बता दीजिए जल्दी से, क्या था? सब भूल गए। आइए लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, KQ बाई आर स्क्वायर। अगर ये रेडियस कितना है? R है, तो याद कीजिए पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाली थी। तो हमने कहा था इतना इलेक्ट्रिक फील्ड एट R डिस्टेंस, तो R हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इतना। सब भूल चुके हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। DA, अब यहाँ पे देखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो यानी क्या होगा? मॉड E मॉड एरिया कॉस एंगल थीटा। तो अभी थीटा समझते हैं, क्या लेंगे आप? एरिया कितनी है? स्फीयर की एरिया कितनी होती है? 4 पाई आर स्क्वायर, यही होती है। अब कॉस थीटा कितना लेंगे? तो मैं ले रहा हूं यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, यानी मैं ले रहा हूं 1, यानी मैं 1 ले रहा हूं। ऐसा क्यों? समझिए। आइए, फ्लक्स अगर आपका चार्ज के कारण फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है, यानी लाइन यहाँ से निकल रही है, तो डेफिनेटली इसकी एरिया भी तो इसी डायरेक्शन में है, दोनों में एंगल 0। सिमिलरली अगर फ्लक्स यहाँ से जा रहा है तो एरिया वेक्टर भी तो यही है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी तो यही है। एरिया वेक्टर क्या है? इसका नॉर्मल दिखाएंगे, तो इसका नॉर्मल यही तो एरिया। अगेन कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए जहाँ पे आपका मन है। सिमिलरली एरिया वेक्टर ये है, सिमिलरली एरिया वेक्टर ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आने जा रहा है? 0, तो cos 0 1। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हुआ कैंसिल, आंसर आया 4 पाई KQ। के की वैल्यू क्या होती है? जल्दी से डाल दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई Q, यही है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आपका जो फ्लक्स निकल के आया वो निकल के आया चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स थ्रू स्फीयर चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, वेरी। क्यों? आइए समझते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो एक बात बताइए, यहाँ पे ये फ्लक्स पॉइंट चार्ज R के कारण इस स्फीयर के लिए इतना। अगर आपका स्फीयर बड़ा होता तो क्या फ्लक्स कुछ दूसरा आता? अगर आपका फ्लक्स छोटा R होता, अगर आपका ये स्फीयर छोटा R का होता तो क्या आंसर दूसरा आता? नहीं समझ में आ रहा है। आइए देखिए, अभी लेट अस सपोज ये दो लाइंस निकल रही हैं, दो फ्लक्स है, ये दो लाइन के रूप में निकल रहा है। तो अगर ये छोटा सर्किल होता, अभी भी तो दो निकल रही हैं। अगर ये बड़ा सर्किल होता, अभी भी तो ये दो जो ये निकल रही थी ये यही पार होगी, बड़े वाले से भी ये जो निकल रही यही पार होगी, तो अभी भी तो फ्लक्स उतना ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? सिमिलरली मैं तो कह रहा हूँ ये छोटा सर्किल छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी आर्बिट्री शेप, एनी रफ शेप मीन्स मान लीजिए कुछ भी रफ शेप मान लीजिए। ये रफ शेप से भी तो जितनी ये दो लाइन सर्किल से निकल रही थी, ये जब ये रफ सरफेस मीन्स जिगजैग सरफेस कैसे ही आर्बिट्री शेप का हो, तो उससे भी तो ये दोनों ही लाइन निकलेंगे। जितनी ये जिगजैग से निकली उतनी ही रेड वाले सर्किल से, वही दो लाइनें इस ब्लैक वाले से, वही दो लाइनें इस बड़े वाले से। तो कहने का मतलब है सबसे आपका आंसर कितना आने जा रहा है? नेट फ्लक्स कितना आने जा रहा है? इतना ही आने जा रहा है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है माय डियर फ्रेंड? कंक्लूजन आप लोग निकाल पा रहे हैं? कंक्लूजन ये निकलता है नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस, ये बनाया ना मैंने क्लोज सरफेस जिगजैग, कोई इसका शेप फिक्स है? कुछ भी बना लीजिए, भारत के नक्शे की तरह बना लीजिए, क्लोज होना चाहिए। कितना आंसर आएगा? इतना आएगा। इज इट क्लियर? जनरलाइज्ड कर रहे हैं। जनरलाइज्ड क्या कर रहे हैं? अब कोई भी आर्बिट्री शेप हो, लाइक ये मान लीजिए, ये आर्बिट्री शेप, एनी शेप,
इस पे चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे Q, इसमें चार्ज रखा हुआ है Q, इसके कारण जो नेट फ्लक्स आने जा रहा है फाई नेट, क्या आने जा रहा है, कितना आने जा रहा है, अगेन चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, ये है एनी क्लोज सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी क्लोज्ड सरफेस के लिए ये वैलिड है। तो कोई भी शेप का, ये मैंने कोई फिक्स शेप बनाया है आर्बिट्री एनी, तो ये एनी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, उसी के लिए ये आप रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द कंक्लूजन। ये क्या है, कंक्लूजन, आपका पूरे इसका कंक्लूजन। यहीं से निकल के आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको आप लोग जानते हैं किस नाम से, किस नाम से, गॉस लॉ से। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज द गॉस लॉ। आइए समझते हैं। द फर्स्ट थिंग अबाउट गॉस लॉ इज दैट इट इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। आइए फर्स्ट पॉइंट, इट इज वैलिड only for closed surfaces like आपका स्फीयर, आपका क्यूब, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोज शेप्स हो सकते हैं। आइए द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट गॉस लॉ इज, जैसे ही हम क्लोज सरफेस बोलते हैं, जैसे ही हम क्लोज सरफेस बोलते हैं, तो एक क्लोज सरफेस के लिए अभी जब हम लगा रहे थे क्या, फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रल EdA, वहां पे समझिए, आइए देखिए, यहां पे ये हम लिख रहे थे EdA, यही लिख रहे थे फ्लक्स की डेफिनेशन। अब यहां पे क्योंकि गॉस लॉ क्लोज सरफेसेस को डील करता है, क्लोज सरफेसेस को डिफाइन करने के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं, दिस। ये साइक्लिक इंटीग्रल मींस क्लोज्ड है साइकिल आपकी, वेदर क्यूब, वेदर स्फीयर, व्हाटएवर क्लोज सरफेसेस। तो ये बात आज से आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम गॉस लॉ पे एंट्री करेंगे, जैसे ही हम कहीं भी गॉस लॉ लगाएंगे, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। क्लोज सरफेसेस मतलब आप इस इंटीग्रल का साइन याद रखिएगा, एक इसमें सर्किल बनाइएगा, दिस इज नोन एज साइक्लिक इंटीग्रल। इज इट ओके, श्योर। चलिए आइए समझते हैं व्हाट इज योर गॉस लॉ। लेट सपोज मेरे पास कोई भी आर्बिट्री शेप की बॉडी है, आर्बिट्री शेप की बॉडी, कोई भी मैंने रैंडम शेप ले लिया। लेट सपोज इसमें चार्ज है यहाँ पे, दिस इज Q1 चार्ज एंड लेट दिस बी द Q2 चार्ज, दिस बी द Q2 चार्ज। लेट यहाँ पे एक तीसरा चार्ज यहाँ पे रखा है मैंने आउटसाइड, लेट अस सपोज दिस इज द Q3 चार्ज। इज इट ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल ओपनिंग कर रहा हूं, एक स्मॉल ओपनिंग कर रहा हूं जिसकी एरिया क्या है, DA, जिसकी एरिया है DA। तो DA क्या है, DA क्या है, नथिंग बट स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया को डिनोट कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए, Q1 चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, Q1 चार्ज का जो फील्ड होगा, जो फील्ड लाइंस होंगी, डेफिनेटली उसके कारण डॉट 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 E1 इधर कहीं होगा, मान लेते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्लोज सरफेसेस से बाहर आ रहा है, बाकी कहीं से बाहर नहीं आ पा रही, क्लोज ओपनिंग इसीलिए दी है ये ओपनिंग। तो ये E2, Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 स्मॉल ओपनिंग से ऐसे बाहर आ रही है, डेफिनेटली इसके कारण भी क्या होगा, यहां से एंट्री लेगा, यहां से एग्जिट, यानी इसके कारण भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लेते हैं इस स्मॉल ओपनिंग से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो है, लेट अस सपोज E नेट। E नेट किसके कारण है, Q1, Q2, Q3 तीनों के कारण, किसी एक या दो के कारण नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है। दिस इज नथिंग बट स्मॉल ओपनिंग, दिस इज योर स्मॉल ओपनिंग, स्मॉल ओपनिंग। आइए समझते हैं स्मॉल ओपनिंग। चलिए आइए लगाते हैं अपना गॉस लॉ की, सॉरी अपने किसकी डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन। आइए ध्यान से देखिएगा, यदि मैं अगर मैं इसको लिखूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E1 डॉट DA, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वल्स टू क्या होता था बताइए, चार्ज
यानी Q1/ε0। याद कीजिए थोड़ा देर पहले पढ़ा था क्लोज शेप ऑफ एनी आर्बिट्री शेप, कैसा ही शेप हो सकता है, उसके कारण जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज एनी क्लोज सरफेस लिखवाया भी था, ऐसे टिल्टेड एंगल पे लिखवाया था, उसके कारण चार्ज बाई ε0 ये लिखवाया था। सिमिलरली हम सेकंड चार्ज के लिए क्या लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल E2 into dA that is the small area equals to Q2/ε0। डेफिनेटली हम लिख सकते हैं या नहीं। अब थर्ड चार्ज के कारण आइए थर्ड चार्ज के कारण क्या लिखेंगे, अगेन E3.dA इक्वल्स टू, एक बात बताइए ये क्या क्वांटिटी है, ये फ्लक्स ही तो है, इसके कारण फ्लक्स इतना, इसके कारण फ्लक्स इतना, E3dA के कारण फ्लक्स थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था, कोई क्लोज बॉडी में कोई चार्ज बाहर है तो बाहर वाले चार्ज के कारण नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज बॉडी कितना होता है, 0। कैसे भूल गए होंगे, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से रिवाइंड करवाता हूं। लेट अस सपोज यहां से Q3 चार्ज से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखा रहा हूं, ये यहां से एंटर करी, यहां से यहां से एग्जिट करी, यहां से एंटर करी, यहां से एंटर करी, यहां से एग्जिट करी, तो यहां जितना इसने एंटर किया उतना ही तो एग्जिट भी हो गया। याद कीजिए थोड़ा देर पहले क्लोज केस बताया था, ये वाला 3 लाइन दिखाई दी 1 2 3 ऐसे करके, तो जितने एंटर किया उतना ही एग्जिट हो गया, तो नेट इनसाइड कितना बचा, नेट फ्लक्स इनसाइड 0, यानी इनसाइड नेट एनर्जी 0। तो कोई भी आउटसाइड चार्ज के कारण कितना फ्लक्स होता है, 0 होता है, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया 0। इज इट ओके? आइए इन तीनों को समेशन कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 साइक्लिक इंटीग्रल .dA इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2/ε0। क्या मैं ये लिख सकता हूं E1 प्लस E2 प्लस E3 मतलब तीनों को मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको क्या नाम दे सकता हूं मैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो चुका है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, क्या लिख सकता हूं इसको मैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ E नेट डॉट DA इक्वल्स टू क्या, Q in का मतलब क्या है, Q in मीन्स इनसाइड वाले चार्जेस, इनसाइड में कौन कौन है, Q1 एंड Q2, तो ये Q in क्या है, जितने भी चार्जेस अंदर हैं उनका समीशन डिवाइडेड बाय ε0। दिस इज नोन एज गॉस लॉ। ये है आपका गॉस लॉ जो कि वैलिड है ओनली फॉर द क्लोज्ड सरफेसेस। इज इट क्लियर? श्योर। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो इनकी अमेजिंग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं गॉस लॉ की। उससे पहले थोड़ा सा बता दूं स्टूडेंट कहां पे मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, Q in नाम से समझ में आ जाता है इनसाइड वाले चार्जेस का समीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नेट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं ई नेट भी इनसाइड वाले चार्जेस का है, क्या ई नेट इनसाइड वाले का है, क्या किन किन का समीशन है, इनसाइड प्लस आउटसाइड। बात समझ में आ रही है? तो मैं नोट करके यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। नोट क्या है, ई नेट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस, सारे चार्जेस के कारण, ड्यू टू ऑल चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड, वेदर इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड हो या आउटसाइड हो उनके कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अंदर हो या बाहर वाले चार्ज हो सबके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो यहाँ पे आपको डालनी है। तो आपको याद रहेगा क्या, गॉस लॉ, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ EDA नहीं ई नेट DA इक्वल्स टू Q in by ε0। अगर इतना क्लियर है तो हम इनकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने गॉस लॉ पढ़ा था
बेस्ड ऑन द गॉस लॉ यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। गॉस लॉ क्या था ये मैं रिमाइंड करवा दूं, यहाँ पे आपके लिए गॉस लॉ भी लिखा गया है। क्या था, सम साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ ई नेट डॉट डी इक्वल टू नेट इनसाइड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बेस्ड ऑन द गॉस लॉ ये 4 स्टेटमेंट पढ़िए और आंसर करिए। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ Q inside equals to 0, electric field equals to 0 everywhere on the surface. Is it true or false? Is it true or false? This is false. क्या है ये? गलत स्टेटमेंट है। क्यों गलत है आइए समझिए। बोल रहा है इनसाइड चार्ज 0 है, इनसाइड चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। एग्जांपल देखते हैं आइए लेट अस सपोज ये हमारा कुछ फिगर था, यहाँ पे मान लेते हैं 5 कूलाम, यहाँ पे मान लेते हैं -5 कूलाम। बात समझ में आ रही है? -5 कूलाम एक ऑन द सरफेस। अब ये बात सुनिए, कहीं पे भी स्टडी कर लीजिए। लेट अस सपोज हमने यहाँ पे एक स्मॉल एनक्लोज बनाया है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डेफिनेटली ऐसे बिल्कुल होता है, और ये नेगेटिव है तो ये अट्रैक्ट करता है, ये इसके नजदीक है तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये इस ओपनिंग के दूर है तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात अट्रैक्ट करेगी, डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? ऐसे होगा, और ऊपर से क्या होगा? मैग्नीट्यूड इसके बराबर तो हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आ रही है? तो नेट यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये तो इस जगह पे देखिए तो नेट कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो इनसाइड चार्ज अगर 0 भी हो जाए, 5 कूलम -5 कूलम, नेट चार्ज आपका 0 है। नेट चार्ज 0 होने के बावजूद भी क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ आती है। एक और एग्जांपल हमने देखा था, याद कीजिए, कुछ इस टाइप का, जिसमें हमने कॉर्नर्स पे रखे थे। अब आप कॉर्नर मत मानिए, उनको थोड़ा सा अंदर रख लीजिए। क्या रखा था हमने? Q कूलाम रखा था, और यहाँ मान लीजिए -Q कूलाम रख लीजिए। इसके कारण इस सेंटर पे मान लीजिए, चलिए सेंटर पे मान लीजिए, कहीं पे भी स्टडी कर रहे हैं सेंटर पे कर रहे हैं, चलिए कहीं सरफेस पे, चलिए सेंटर से समझ लीजिए। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक बात बताइए सेंटर पे क्या है? इधर को है। इतनी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली किसी सरफेस पे मान लीजिए पॉइंट, मान लीजिए कॉर्नर पॉइंट मान लीजिए सरफेस पे, इसके कारण नेगेटिव के कारण क्या होगा? नेगेटिव के कारण होगा क्या होगा? ये जो -Q है इस पर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा? ऐसे होगा डेफिनेटली। और ये पॉजिटिव के कारण कैसा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। अब एक बात बताइए, ये छोटे वाले का मैग्नीट्यूड तो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज यहीं पे है, डिस्टेंस कम तो मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, इनवर्स रिलेशन। और ये काफ़ी दूर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट बराबर होंगे नहीं, नेट कैंसिल होंगे नहीं, तो ये ऑन द सर्फेस अगेन आपका क्या आ रहा है? कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट कैसे ही समझिए, पहली स्टेटमेंट तो टोटली रॉन्ग है। इज इट क्लियर? चलिए अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आइए स्टेटमेंट 2 की तरफ बढ़िए। ये बच्चों समझते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है इफ नेट चार्ज इज 0 तो नेट फ्लक्स 0 होगा। आइए समझते हैं इज इट राइट और रॉन्ग। पहली बात, जो आउटसाइड वाला चार्ज है इसके कारण जितना फ्लक्स इन किया उतना ही आउट कर गया, तो यानी आउटसाइड वाले के कारण नेट फ्लक्स तो 0 रहता है एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो इसकी तो हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब एक बात बताइए, अंदर जो जितना भी अगर फ्लक्स होगा वो अंदर वाले चार्जेस के कारण ही होगा। यहाँ पे फ्लक्स, अब अंदर वाले चार्जेस का समीशन ही नेट 0 है, यानी समझ लीजिए कोई चार्ज है ही नहीं, इस टाइप की कुछ कंडीशन है, तो नेट फ्लक्स कहाँ रहेगा? समझ में आई? दोबारा बोल रहा हूं, बाहर वाले के कारण नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस 0 होना है, क्योंकि जितना इन उतना आउट, तो नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ आउटसाइड चार्ज वो तो आपका 0 होना है, तो उसके कारण तो फ्लक्स 0 है, उसे तो आप भूल जाइए। अब जितना भी यहाँ फ्लक्स होगा इस स्मॉल ओपनिंग पे वो इन दोनों के कारण होगा,
इन्हीं के कारण होगा, इनसाइड चार्जेस के कारण। अब इनसाइड चार्जेस का नेट समीशन पहले से जीरो है, तो इसका मतलब इन्हीं के कारण जो भी फ्लक्स होता बचा कुचा वो इन्हीं के कारण होता। अब यही जीरो है तो यहाँ पे नेट फ्लक्स कहाँ से आएगा, ये दोनों ही तो फ्लक्स क्रिएट करते हैं। तो कहने का मतलब है क्यू इन जीरो होगा तो नेट फ्लक्स जीरो होगा डेफिनेटली। दिस स्टेटमेंट इज टोटली राइट। इज इट क्लियर? चलिए आइए स्टेटमेंट नंबर 3 पढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 बोल रही है इफ नेट क्यू नेट इक्वल्स टू जीरो। क्यू नेट समझ रहे हो ना, क्यू नेट मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इफ नेट चार्जेस का समीशन जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस। कैसा होगा आइए समझते हैं। तीसरा चार्ज भी बना लेते हैं Q3 और ये स्मॉल ओपनिंग। बोल रहा है इफ क्यू नेट जीरो तो मान लीजिए क्यू नेट जीरो कैसे आ सकता है, मान लीजिए इसको 5 कूलम, इसको भी मान लीजिए 5 कूलम, इसको मान लीजिए लेट अस सपोज -10 कूलम, इसको मान लीजिए -10 कूलम। अब एक बात बताइए, इसके कारण फ्लक्स आउटसाइड वाले के कारण क्या होता है, फ्लक्स नेट फ्लक्स ऑन द सरफेस जीरो होता है क्योंकि जितना इन उतना ही आउट होता है, अभी बताया था। अभी नेगेटिव है तो ये इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, तो इसके कारण तो नेट फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो हम बात कर रहे हैं वो आपका नेट सरफेस पे ऑन द सरफेस पे जीरो होने जा रहा है, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। बात समझ में आ रही है? अब बचा अंदर वालों की बात। इसके कारण फ्लक्स स्मॉल ओपनिंग पे डेफिनेटली होगा, इसके कारण स्मॉल के कारण डेफिनेटली होगा। जब यहाँ डेफिनेटली कुछ ना कुछ फ्लक्स है तो यानी फ्लक्स होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो होती हैं। तो जब फ्लक्स है यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेफिनेटली वहाँ पे होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो टोटली रॉन्ग बोल रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज योर रॉन्ग। इज इट क्लियर? क्या बोला था, क्यू नेट जीरो हमने कंडीशन रखी 5 + 5 + 10 -10 नेट जीरो। वो हमने एक इमेजिनरी कंडीशन बनाई, एक सिचुएशन बनाई, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है। देखिए स्टेटमेंट अगर सही है तो फिर तो हर केस में वैलिड होनी चाहिए ना, तो हर केस में तो वैलिड नहीं है। तो अभी तक हमारी 2 स्टेटमेंट रॉन्ग हो चुकी है, एक राइट हो चुकी है। आइए स्टेटमेंट नंबर 4। ये सारी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन गॉस लॉ ही हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ये स्टेटमेंट सही आंसर दे पा रहे हैं इसका मतलब आप लोगों को क्या गॉस लॉ समझ में आया है। आइए स्टेटमेंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट नंबर 4 क्या कहती है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बोल रहा होगा, मतलब यही हुआ। यदि वो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन द सरफेस में एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्यू इन आपका जीरो है। क्या ये बात सही कह रहा है? आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ऑन द सरफेस, आइए ये सिचुएशन लेते हैं। Q1 Q2 Q3 मान लीजिए, समझने में आसान होगा। लेट अस सपोज दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। वो कह रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जीरो है, तो किसी भी एक पॉइंट पे स्टडी कर लीजिए। लेट अस सपोज स्मॉल ओपनिंग पे हम स्टडी कर रहे हैं। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है। देखिए इसके कारण फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स जीरो है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही नहीं है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। तो इसके कारण जितना इन उतना आउट, तो इसके कारण फ्लक्स जीरो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। बात समझ में आई? इसके कारण ऑलरेडी जीरो है। अब इन दोनों के कारण भी जीरो अगर होता है, इन दोनों के कारण भी फील्ड जीरो, क्योंकि क्या बोल रहा है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसके कारण ऑलरेडी जीरो है, यानी इन दो के कारण भी जीरो होना चाहिए। यहाँ पे फ्लक्स, इन दोनों के कारण फ्लक्स यहाँ पे जीरो करना है, तो यानी इनका नेट समीशन यानी जीरो, वही वाली स्टेटमेंट हो गई ना। तो इनका नेट समीशन जीरो होना चाहिए, तो फ्लक्स यहाँ पे जीरो आएगा, फ्लक्स जीरो आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। बात समझ में आए? तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली राइट। क्यों? यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है एवरीवेयर ऑन द सरफेस, तो आपको इनसाइड वालों को भी जीरो करना पड़ेगा। नेट चार्ज इनसाइड चार्ज जीरो, क्यों? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ जीरो है। अब इनके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इनके कारण यहाँ पे फ्लक्स हो सकता है। फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण हो सकता है। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे E जीरो करना, यानी इनका समीशन ही जीरो कर दो, वही कह रहा है क्यू इन जीरो कर दो।
तो कहने का मतलब है ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पे सही थी, दो गलत थी। देखिए काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट है, यहाँ से आपके गौस लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, पहली बार में गलती करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपका माइंड ओपन होगा। इज इट क्लियर?